एक, खिलौनों की आयु कहा जाता है। एक, पूर्व बाल्यावस्था को। बी, उत्तर बाल्यावस्था को। सी, शैशवावस्था को। डी, इनमें से सभी। आंसर ए, 2। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? दर्द समूह में रहने की अवस्था। बी, अनुकरण करने की अवस्था। सी, प्रश्न करने की अवस्था। डी, खेलने की अवस्था। आंसर ए, 3। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए, द्रव्यमान। बी, द्रव्यमान और संख्या। सी, संख्या। डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। आंसर डी, 4। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105। डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। आंसर डी, 5। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी, विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। आंसर बी, 6। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? एक, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी, पुरुषोचित या ध्येयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। आंसर बी, 7। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः असामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। सी, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आंसर डी, 8। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? अक्षाद या अनुबंधन। बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सी, प्रयत्न एवं भूल। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, 9। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? एक, मित्रों के द्वारा उपहास। बी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सी, नींद निकालना बंद करना। डी, इनमें से सभी। आंसर ए, 10। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी, ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता। सी, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता। डी, ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आंसर डी, 1। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ए, अभ्यस्तता। बी, अधिगम। सी, अस्थायी अधिगम। डी, अभिप्रेरणा। आंसर डी, 12। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बी, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। सी, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। डी, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। आंसर ए, 13। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। डी, इनमें से सभी। आंसर डी, 14.6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में। बी, मानव शरीर में। सी, यौन संबंधों में।
डी विद्यालय में। आंसर डी 15। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? अ गुण सिद्धांत, बी प्रकार सिद्धांत, सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी व्यवहारवाद सिद्धांत। आंसर सी 16। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? अ प्रक्षेपण, बी विस्थापन, सी प्रतिक्रिया निर्माण, डी उदात्तीकरण। आंसर बी 17। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अ दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को, डी आवश्यकताओं को। आंसर डी 18। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? अ बाल अपराध, बी कमजोरों को डराने वाला, सी भगोड़ापन, डी स्वालीनता। आंसर डी 19। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? एक समावेशित शिक्षा द्वारा, बी मुख्य धारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 20। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? एक बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, डी अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। आंसर डी 21। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अक्सर शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। आंसर डी 22। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, सी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, डी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। आंसर डी 23। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ए 30, बी 40, सी 45, डी 50। आंसर बी 24। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता, सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, डी स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। आंसर सी 25। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, सी शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, डी शिक्षण अन्वेषण है। आंसर डी 26। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्तायाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, बी शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। आंसर डी 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा X की परीक्षा ऐच्छिक, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, डी इनमें से सभी। आंसर ए 28। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं,
डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। अंश ए 29 मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिपोषण प्रदान करना। अंश डी 30 प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, बी प्रदर्शन, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी इनमें से सभी। अंश सी 1 निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। अंश डी 2 बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, बी 12 से वयस्क तक, सी 2 से 7 वर्ष तक, डी जन्म से 2 वर्ष तक। अंश ए 3 मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, सी वंशक्रम एवं वातावरण का, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 4 निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। अंश ए 5 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। अंश सी 6 समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अप्रतिभाशाली बालकों की, बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 7 एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, डी इनमें से सभी। अंश बी 8 बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण 2, प्रतिद्वंद्विता 3, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। इनमें से ए आई और 3, बी आई 2 और 3, सी केवल 2, डी इनमें से सभी। अंश डी 9 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। अंश ए 10 अधिगम निर्योग्य का लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधक विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। अंश सी 11 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। एक संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। अंश डी 12 एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं एक विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 13 निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है।
अपूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। बी मानसिक विकारों का न होना। सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। डी इनमें से सभी। आंसर डी 14। फ्रॉइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने एक कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 15। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी 16। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, बी रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, सी रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, डी रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं। आंसर डी 17। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। सी व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 18। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। आंसर बी 19। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, बी अहम, सी परम अहम, डी इदम एवं अहम। आंसर ए 20। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, एक हिंसा से निपटने में, बी दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी अजनबियों से निपटने में। आंसर बी 21। शारीरिक निरोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, बी विवेकीकरण, सी अतिकल्पना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 22। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को 111, बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। आंसर बी 23। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? एक ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश, बी व्याख्यान विधि, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी इनमें से सभी। आंसर ए 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बी अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, सी आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। आंसर ए 25। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। आंसर बी 26। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी इनमें से सभी। आंसर डी 27। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए,
बी नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आंसर ए 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। एक ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। बी शैक्षिकी केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर। डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 29। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज। बी शैक्षिकी परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी इनमें से सभी। आंसर सी 30। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा। बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी इनमें से सभी। आंसर बी 1। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि ए छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। बी छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। सी शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। डी शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। आंसर ए 2। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि एक कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। बी कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। सी दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए। डी छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंत क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। आंसर डी 3। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक ए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। बी छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। सी छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 4। सृजनात्मकता की विशेषता है ए मौलिकता। बी प्रवाहशीलता। सी लचीलापन। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 5। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। ए अधिगम में क्रियाशीलता। बी छात्रों में सीखने की योग्यता। सी स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना 138। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 6। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है ए अतिरिक्त सहायता की। बी विशेष सहायता की। सी किसी सहायता की नहीं। डी कुछ सहायता की। आंसर बी 7। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। बी उसे बताएगी कि उसका उत्तर गलत क्यों था। सी किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। डी सही उत्तर बताएंगे। आंसर बी 8। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है ए अधिगम का सरलीकरण। बी शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। सी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना। डी शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। आंसर बी 9। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ए परावर्तक। बी अंतःक्रियात्मक। सी प्रक्षेपण। डी संकलित। आंसर बी 10। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। एक भाषण विधि। बी अंत क्रियात्मक विधियाँ। सी वर्णनात्मक। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी 11। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। बी उनका कौशल बढ़ता है। सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। डी के दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। आंसर सी 12। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें ए एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। बी एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सी कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। डी उपर्युक्त सभी। आंसर बी 13।
शिक्षकों की भूमिका है। ए ज्ञान का संप्रेषण करना। बी छात्रों को अनुशासन में रखना। सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 14 पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण। बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। सी कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण 139। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर सी 15 एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ए उस पर अधिक ध्यान देकर। बी उसे अधिक पुस्तकें देकर। सी उसे अधिक समय देकर। डी उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। आंसर ए 16 प्रो। जीन पियाजे के अनुसार 0-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7-14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? एक संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। बी पूर्व संकार्य अवस्था। सी मूर्त संकार्य अवस्था। डी औपचारिक संकार्य अवस्था। अंश तारांकन। 17 एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? ए उनकी उपेक्षा करके। बी उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। सी उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। डी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। आंसर डी 18 एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक प्रक्षेपी विधि। बी साक्षात्कार विधि। सी प्रश्नावली विधि। सी समाजमिति विधि। आंसर ए 19 भारत में शिक्षा प्रणाली। ए छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है। बी रोजगार के लिए तैयार करती है। सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है। डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। आंसर बी 20 कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? एक सर्वेक्षण विधि। 6 वैयक्तिक अध्ययन विधि। सी प्रायोगिक विधि। डी पर्यवेक्षण विधि। आंसर बी 21 मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। एक प्रत्ययों के शिक्षण में। बी कौशल के शिक्षण में। सी तथ्यों के शिक्षण में। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी 22 एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। एक कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। बी कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता। सी वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता। डी सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। आंसर ए 23 शिक्षक की भूमिका है। ए ज्ञान का स्थानांतरण करना। बी ज्ञान देना। सी कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। डी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आंसर ए 24 आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। ए उच्च स्वर में बोलकर। बी श्याम पर लिखकर। सी चित्र बनाकर। डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आंसर डी 25 अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। एक प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। बी निर्णय लेने की योग्यता। सी भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 26 यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप ए छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है। बी टालने का प्रयास करेंगे। सी प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। डी छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। अनसैड फेस सी 27 एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र एक भाषण सुन सके। बी कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके। सी कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। डी छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक क्रिया को प्रोत्साहन मिले। आंसर डी 28 शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एक विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। बी विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना।
सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। आंसर डी 29। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। ए अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी 30। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? ए कला, बी विज्ञान, सी विद्यात्मक विज्ञान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी CTET एंड टेट GK इन हिंदी। 1. वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि 1. ये जीवन का समग्र भाग नहीं है, बी. ये व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, सी. ये व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, डी. ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। आंसर ए 2. शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ए दार्शनिक की, बी मित्र की, सी कार्य सहभागी की, डी अनुदेशक की। आंसर सी 3। एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस दारोद से प्राप्त होती है? एक विश्वकोश, बी इंटरनेट 141, सी नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं, डी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आंसर बी 4। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? ए छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, बी थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, सी बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, डी कक्षा को खेल के लिए भेजना। आंसर सी 5। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। एक विद्यालय भवन के बारे में, बी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, सी पाठ्य पुस्तक के बारे में, डी अपने एवं छात्रों के बारे में। आंसर डी 6। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। ए बुनियादी शिक्षा प्रणाली, बी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, सी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, डी हस्तकला शिक्षा प्रणाली। आंसर ए 7। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? एक बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सी बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी बच्चों को निर्भय बनाना। आंसर सी 8। निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता? ए अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, बी अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सी बहुत अधिक गृह कार्य, डी बहुत अधिक छुट्टियां। आंसर डी 9। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। ए तत्परता के नियम का, बी अभ्यास के नियम का, सी प्रभाव के नियम का, डी मानसिक तत्परता के नियम का। आंसर फेज सी 10। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ए अध्यापक, बी बालक, सी पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी 11। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ए झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, बी उसे सजा देंगे, सी उसकी उपेक्षा करेंगे, डी उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। आंसर डी 12। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान। एक योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी दोहरी कक्षोन्नति देना, सी कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। आंसर सी 13। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। 86%, बी 10%, सी 4, डी 3%। आंसर ए 14। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, बी निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, सी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, डी इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे।
अंश डी 15। अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करें। ए, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है। बी, विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए केवल ए, बी केवल बी, सी ए तथा बी दोनों, डी न ए न बी। अंश सी 16। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को ए, छात्रों को खड़ा करना चाहिए, बी, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, सी, श्याम पट को साफ करना चाहिए, डी, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। अंश बी 17। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप एक प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे। बी, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, सी, छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, डी, छात्रों को डॉट पिलाएंगे। अंश बी 18। सलीम संगीत में निष्णात है परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता। गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे? ए, उससे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, बी, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे, सी, उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, डी, उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। अंश डी 19। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि ए, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, बी, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, सी, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, डी, उपरोक्त में से सभी। अंश ए 20। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को एक, बीच में विराम लेना चाहिए, बी, लगातार बोलना चाहिए, सी, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, डी, अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। अंश ए 21। आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है। आप उसे क्या परामर्श देंगे? एक, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, बी, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए 143, सी, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे, डी, लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती है। अंश बी 22। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बी, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, सी, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, डी, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता। अनसैट फेस सी 23। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। एक, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, बी, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, सी, सेमेस्टर प्रणाली, डी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति। अंश सी 24। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, स्लाइड प्रोजेक्टर आई दृश्य साधन, बी, टीवी ई श्रव्य साधन, सी, चार्ट ई दृश्य श्रव्य साधन, डी, आवाज रिकॉर्डर। एफ, साधन ABCD ABCD, ए, इफ ई आई ई, बी, इफ ई ई, सी, ई इफ ई आई, डी, आई ई इफ। अंश ए 25। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। ए, अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, बी, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, सी, लंबी अवधि के कई टेस्ट, डी, विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सहशैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। अंश डी 26। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह ए, इंद्रियगति अवस्था में हो, बी, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, सी, मूर्त क्रिया अवस्था में हो, डी, औपचारिक क्रिया अवस्था में। अंश बी 27। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। एक, स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, बी, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सी, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, डी, सामान्यीकरण पर बल देना। अंश बी 28। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे?
ए कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। बी शुद्ध उच्चारण बताएंगे। सी गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। डी ध्यान नहीं देंगे। आंसर बी 29 प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। एक प्रशंसा। बी संपूर्ण समूह का हित। सी समूह की सेवा। डी स्वयं का हित। आंसर बी 30 छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ए उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। बी उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। सी उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके। डी उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। आंसर बी 1 NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एक समावेशी। बी एकीकृत। सी विशेष। डी नियमित। आंसर ए 2 परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता। ए चित्रांकन करना। बी पढ़ना। सी साइकिल चलाना। डी चलना। आंसर डी 3 निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। एक संज्ञानात्मक। बी भावात्मक। सी क्रियात्मक। डी आध्यात्मिक। आंसर डी 4 आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ए ग्रेड स्तर पर। बी आयु स्तर पर। सी योग्यता स्तर पर। डी छात्र अनुराग पर। आंसर बी 5 ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प संगत है। एक विश्लेषण। बी मूल्यांकन। सी आत्मानुभूति। डी अनुप्रयोग। आंसर सी 6 रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है। एक पूर्व परंपरागत स्तर। बी परंपरागत स्तर। सी उत्तर परंपरागत स्तर। डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। आंसर ए 7 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी दांत है। ए टेलीस्कोप। बी इंटरनेट। सी फेसबुक। डी ब्लैक बोर्ड। आंसर बी 8 एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है। उसकी बुद्धिलब्धि होगी। ए 80। बी 100। सी 120। डी 140। आंसर सी 9 विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। एक व्याख्यान विधि। बी पाठ्यपुस्तक विधि। सी श्रव्य दृश्य सामग्री। डी वार्तालाप विधि। आंसर डी 10 नरेश और मुकेश की आयु समान है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। ए परिमार्जितता का सिद्धांत। बी निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। सी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। आंसर सी 11 मानव जाति में विकास होता है 145। ए किशोरावस्था के अंत तक। बी बाल्यावस्था के अंत तक। सी प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक। डी जीवन पर्यंत। आंसर डी 12 कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है। एक व्यक्तिगत समायोजन। बी सामाजिक व राजनीतिक विज्ञता। सी व्यवहार परिवर्तन। डी विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। आंसर सी 13 निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। एक विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। बी विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते तक। सी विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। डी विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। आंसर डी 14 गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है। आई अभिव्यक्ति में नव्यता। 2 जिज्ञासा। 3 वाचालता। एव अति सक्रियता। ए आई और एव। बी आई और 2। सी 3 और एव। डी 2 और 3। आंसर बी 15 एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी।
बी समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। सी निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। डी धैर्यशीलता का कम होना। आंसर डी 16। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? एक व्याख्यान विधि, बी सृजनात्मक क्रियाकलाप, सी समूह वार्तालाप, डी प्रयोगशाला विधि। आंसर बी 17। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय वदन के कारण नियंत्रित होती है कहलाता। एक पूर्व नैतिक स्तर, बी परंपरागत नैतिकता स्तर, सी स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, डी नैतिकता स्तर। आंसर ए 18। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तक व्यक्तित्व को मापने की ए आत्मनिष्ठ तकनीक है, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक है, सी प्रक्षेपीय तकनीक है, डी प्रयोगात्मक तकनीक है। आंसर फेज सी 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है। एक 0-2 वर्ष, बी 2-7 वर्ष, सी 4-11 वर्ष, डी 7-12 वर्ष। आंसर बी 20। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है। उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? एक नियमित विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी एकीकृत विद्यालय। आंसर सी 21। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? एक विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, बी विकास संयोगों का परिणाम है, सी यह एक सतत प्रक्रिया है, डी ये पूर्वकथनीय है। आंसर डी 22। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है एक पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मान का मिलान, बी चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, सी पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना, डी प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। आंसर ए 23। कॉन्सोनेट के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है? एक व्यवहार, बी शब्द, सी चिंतन, डी समस्याएं। आंसर सी 24। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। एक बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, बी अधिक ट्यूशन का प्रबंधन करने के लिए, सी इसके बारे में चिंतित न होने के लिए, डी शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। आंसर डी 25। एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है: एक वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयोगिता। आंसर बी 26। निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? एक शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी किशोरावस्था। आंसर बी 27। मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? एक वातावरण के साथ अंतःक्रिया, बी वंशानुक्रम में विभिन्नता, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, डी वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। आंसर डी 28। शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? एक विषय का ज्ञान, बी संप्रेषण कौशल, सी विद्यार्थियों से जुड़ाव, डी संसाधनों की उपलब्धता। आंसर फेज डी 29। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? एक परावर्तित चिंतन, बी निर्देशित चिंतन, सी मूर्त चिंतन, डी तार्किक चिंतन। आंसर 1। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे: एक प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी प्रोफेसर अरविंद कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए 2। NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए: ए अनुमोदक, बी सुविधादाता,
सी आधिकारिक, डी तानाशाह। अंश बी 3। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? एक सभ्यता और प्रगति, बी गीतांजलि, सी गोदान, डी विज्ञान एवं तकनीक। अंश ए 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। एक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, सी परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल, डी उपरोक्त सभी। अंश डी 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। एक पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, सी स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, डी ऐसी अधिभावी पहचान की आवेला करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। अंश सी 6। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, बी ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया, सी सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अंश ए 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? ए अभिरुचियों के अनुरूप, बी आर्थिक स्तर के अनुरूप, सी सामाजिक स्तर के अनुरूप, डी शारीरिक स्तर के अनुरूप। अंश ए 8। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए एक आदेशक रूप में, बी एक उत्प्रेरक के रूप में, सी एक नेता के रूप में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अंश बी 9। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। एक सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, सी सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, डी स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। अंश सी 10। NCF 2005 के अनुसार भाषाएं अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? ए उनकी मातृभाषा में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी में, डी उपरोक्त सभी में। अंश ए 11। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका है। एक वार्षिक परीक्षाएं, बी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सी दैनिक गतिविधियां, डी इनमें से कोई नहीं। अंश सी 12। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। एक पिछड़े, बी सामान्य, सी कक्षा केंद्रित, डी सृजनशील। अंश डी 13। यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं। एक स्कूल की असफलता को, बी अपनी असफलता को, सी समाज की असफलता को, डी परिवार की असफलता को। अंश ए 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। एक तार्किक ढंग से सोचना, बी अमूर्तनों का निर्माण करना, सी संचालित करने की योग्यता का विकास करना, डी उपरोक्त सभी। अंश डी 15। की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ए गणित, बी पर्यावरण, सी भाषा, डी मातृभाषा। अंश बी